औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक। हम अपने सिलसिले का दोबारा से आगाज़ करते हैं। आप स्टूडेंट्स को याद होगा कि लास्ट लेक्चर से हम कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो एक ही चैप्टर में है। आज हम आखिरी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे इस चैप्टर का, IAS 18 रेवेन्यू का। जो रेवेन्यू का ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रेवेन्यूज़ को किस तरह रिकॉग्नाइज करती है, किन किन बेसिस पे करती है, और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, कब रेवेन्यू को जो है रिकॉर्ड किया जाता है और कब रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए एक ख़ास वक्त से पहले। तो ये तमाम हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। अब हम इसका तफसीली ज़रा इसको इन डेप्थ देखते हैं, इस स्टैंडर्ड को। ठीक है, देखें IAS 18 revenue. IAS 18 revenue defines when revenue from various sources may be recognized. IAS 18 जो है हमें बताता है कि कब रेवेन्यूज़ को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जब वो मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास आ रहे हों। ठीक है, मुख्तलिफ सोर्सेज क्या हैं, वो ये हैं, वो उनको अभी हम देखते हैं। इट डील्स विद रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। ये हमें बताता है ये स्टैंडर्ड कि अगर रेवेन्यू इन 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन से आ रहा हो तो रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। वो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या हैं। नंबर 1, सेल्स ऑफ गुड्स जो है वो सेल हो रही हों। गुड्स सेल होने से क्या मुराद है? गुड्स सेल होने से मुराद ये है कि आया चाहे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या चाहे जो है वो मर्चेंडाइजिंग कंपनी हो या ट्रेडिंग कंपनी हो, दोनों सूरतों में, दोनों सोर्सेज से अगर हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है। अच्छा, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग से मुराद यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रॉ मटेरियल लेती है उसको प्रोसेस करती है और उससे फिनिश गुड्स बनाती है। ठीक है, और फिनिश गुड्स बनाने के बाद फिर उसको सेल करती है, तो ये भी सेल्स ऑफ गुड में आएगा। और एक ट्रेडिंग कंपनी है कि जो पीछे से माल जो है वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में लेती है और आगे उसको एज इट इज सेल कर देती है विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, विदाउट एनी चेंजिंग इन गुड्स। यानी मिसाल के तौर के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो सुपर स्टोर्स होते हैं, ये दालें, आटा और पीछे से जो है वो कंपनी की चीज़ें, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ये जिनके पास ये आइटम्स होते हैं, जनरल स्टोर्स, ये क्या करते हैं, ये पीछे से जैसे इनके पास इन्वेंट्री आती है ये एज इट इज़ उसको सेल कर देते हैं। अब टूथपेस्ट है वो पीछे से जैसा आएगा, टूथब्रश आएगा जैसे पीछे से, ये जो है वो कोई केचप की बोतल है, कोई मायोनीज है, तो वो उसको एज इट इज़ आगे सेल कर देंगे। इन्होंने उसमें चेंजिंग नहीं करनी होती। तो ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर दोनों में सेल्स ऑफ गुड्स जो है वो उससे मुराद यही है। नंबर 1, सेल्स ऑफ गुड में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से सेल्स होने वाली गुड्स भी शामिल होती हैं, आ जाती हैं इसमें, और ट्रेडिंग बिजनेस में सेल होने वाली गुड्स भी इसी पहली कैटेगरी में आ जाती हैं। अच्छा, रनिंग ऑफ सर्विसेज से मुराद ये है कि अगर कोई सर्विस टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस टाइप बिजनेस है, तो उसमें वो अपने क्लाइंट्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम कहते हैं रनिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जो वो अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करके उनसे पैसे ले रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कि वो सर्विसेज रेंडर करके और इनकम जनरेट कर रहा है। और नंबर 3 है इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट, रॉयल्टीज, अच्छा आपको पता है इंटरेस्ट, मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी ने बॉन्ड्स लिए हुए हैं, ठीक है, और बॉन्ड्स के ऊपर उसको इनकम आ रही है, उसके ऊपर इनकम, बॉन्ड के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो ठीक है, तो वो इंटरेस्ट भी इस 3rd कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, तीसरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में। या अगर किसी फ़र्द ने गवर्नमेंट के सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, ठीक है, बैंक के अंदर कोई पैसा रखवाया हुआ है सेविंग अकाउंट के अंदर, जिस पे उसे हर साल या हर महीने उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड इंटरेस्ट इनकम। तो वो भी इस 3rd कैटेगरी में आती है, वो भी IAS 18 के अंडर ट्रीट की जाएगी। उसको बताता है IAS 18 की क्या करना है। रॉयल्टीज़ का वो पता है कि क्या होती हैं, यकीनन कि रॉयल्टीज़ जो हैं वो हम कहते हैं कि रॉयल्टीज़ जो है वो
इंटेंजिबल एसेट्स का रेंट होता है। देखिए टेंजिबल एसेट्स का जो मुआवजा इस्तेमाल करने का मुआवजा होता है उसको हम कहते हैं रेंट। जैसे मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल एक टेंजिबल है, तो आप ये गाड़ी एक रेंट टेंजिबल है, तो आप रेंट ए कार वाले से जाके लेंगे तो आप उसका रेंट अदा करेंगे, ठीक है। इसी तरह मकान जो है वो एक टेंजिबल एसेट है, उसमें जब आप रहेंगे तो उसका रेंट अदा करेंगे। लेकिन जब इंटेंजिबल एसेट्स को आप यूज़ करते हैं तो उसका जो रेंट आप देते हैं इट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी, ठीक है। मिसाल के तौर पे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, या इसके अलावा फ्रेंचाइजीज हैं, कॉपीराइट पेटेंट फ्रेंचाइजीज, तो इनको इस्तेमाल करने का क्या होता है, रॉयल्टीज़ पे की जाती हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पे यूफोन मोबाइल की कोई फ्रेंचाइज लेंगे तो बेसिकली आप जो आपका जो कस्टमर आएगा फ्रेंचाइज में वो यूफोन की वजह से आएगा, ठीक है। आप अगर यहाँ पे KNN का कोई आउटलेट खोलेंगे तो आपके पास कस्टमर जो है वो KNN की वजह से आएगा, तो बेसिकली आपका वो जो आप उसका ट्रेडमार्क या कंपनी का नाम या कंपनी की जो फ्रेंचाइज आप यूज़ कर रहे हैं उसकी गुडविल आप यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो कस्टमर आपके पास उसकी वजह से आ रहा है, तो उसके इस्तेमाल का जो मुआवजा है, उस गुडविल के इस्तेमाल का मुआवजा आपको क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे अगर आप बाटा की यहाँ पे कोई शॉप खोलेंगे तो वो आपसे पहले 10 लाख रुपए लेते हैं, नॉन रिफंडेबल, वो किसी सूरत में रिफंडेबल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह आप अगर मिसाल के तौर पे पंजाब कॉलेज, ठीक है, या दार रकम स्कूल की एक चेन है, या कोई भी पंजाब स्कूल खोलते हैं, एलाइड स्कूल खोलते हैं, तो उसकी आप रॉयल्टी भी पे करते हैं, क्योंकि वो आप बेसिकली उनका एलाइड स्कूल वालों को जो ग्रुप है, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी उनका है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब भी इनकी है, ठीक है, और पंजाब कॉलेजेस भी इनके हैं, तो एलाइड स्कूल भी इनका है। तो ये एलाइड स्कूल में अगर आप कोई ब्रांच खोलेंगे तो आप बेसिकली उनका एक नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका मुआवजा भी आप उनको देंगे, दिस इज़ कॉल्ड रॉयल्टी, ठीक है। इसी तरह कॉपीराइट है, अगर कोई कॉपीराइट परचेज करता है पब्लिशिंग के तो उसकी भी रॉयल्टी पे करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एंड डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आपको पता है कि जो शेयर होल्डर्स बेसिकली होल्ड स्टॉक्स, शेयर्स ऑफ द कंपनी, and on these shares company basically pay the dividends. So the dividend is the amount which is paid to the shareholders from the profit. एक कंपनी को साल के आखिर में मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ तो उसने 6 लाख रुपए जो है वो डिविडेंड्स में अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम किया, तो दिस 6 लाख रुपीज़ इज़ नोन एज डिविडेंड, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट 4 लाख रुपीज़ इज़ नोन एज रिटेन अर्निंग्स। वो बाकी अमाउंट को अपने पास रिटेन कर लेंगे। तो जो डिविडेंड मिला है वो भी तो एक इनकम है ना, जो शेयर के ऊपर मिलती है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड। तो उसके ऊपर जो डिविडेंड के ऊपर जो डिविडेंड होता है, जो शेयर के ऊपर इनकम होती है यानी डिविडेंड, तो उसको भी IAS 18 डील करता है, वो उसका बताता है कि उसको कैसे रिकॉर्ड करना है फ्रॉम द एसेट ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है जी। तो ये 3 कैटेगरीज को हमने अच्छी तरीके से देख लिया कि ये इन 3 कैटेगरीज के मुतालिक हम बारी बारी पढ़ेंगे। देखें सेल्स ऑफ गुड, तो यहाँ पे पहले बता रहा है सेल्स ऑफ गुड, इनके मुतालिक हम बारी बारी पढ़ेंगे कि हर कैटेगरी के अंदर मिलने वाले रेवेन्यू को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये हम अगला है सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स को देखते हैं। सेल ऑफ गुड्स के अंदर हम देखेंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने बताई हैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के हवाले से। तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन सेटिस्फाइड। सेल ऑफ गुड्स के अंडर मिलने वाला रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा उस वक्त कि जब मंदरजा झैल नीचे दी गई तमाम कंडीशंस पूरी होंगी, ठीक है। वो कंडीशंस क्या हैं उनको हम बारी बारी देखते हैं। हाँ जी, तो इसमें पहला है, हाँ जी, पहला हम देख लेते हैं, ऑल द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ द ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर, यानी तमाम जो रिस्क और रिवार्ड्स हैं ओनरशिप के वो ट्रांसफर्ड हो गए हों किसको, बायर को। यानी सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड्स जो है वो ओनरशिप के, यानी अगर कोई मिसाल के तौर पे लॉस होता है खुदा न खास्ता, या फिर कोई रिवॉर्ड्स हैं, यानी अगर उसको कोई उससे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड हैं, जो इन्वेंटरी या वो जो चीज़ परचेज़ की जा रही है गुड्स उससे रिलेटेड, वो ट्रांसफ़र हो जाएँ सेलर से बायर की तरफ। यानी अगर बीच में कोई लॉस होता है, गुड्स जो है उनको डैमेज होती हैं, तो रिस्क किसके एंड पे जाए, बायर की तरफ। एक तो ये कंडीशन है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर से ट्रांसफ़र हो जाएँ बायर की तरफ, उनकी ओनरशिप,
ठीक है। द सेलर रिटेन्स नो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गुड्स सोल्ड, और सेलर को जो है उसके ऊपर गुड्स जो परचेज की गई हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी ना रहा है। इफेक्टिव कंट्रोल से मुराद ये है कि यानी अब वो बेसिकली लीगल टाइटल ट्रांसफ़र हो गया गुड्स का सेलर से बायर की तरफ। तो ज़ाहिर बात है फिर सेलर को अब उन गुड्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, अब जो उसकी अथॉरिटी होगी उन गुड्स के ऊपर वो किन की होगी, बायर की होगी। ठीक है, तो ए और बी जो है वो ये पॉइंट है। अगला है द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कैन बी रिलायबली मेजर्ड। इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू की अमाउंट जो है वो उसको मैयर सही तरीके से किया जा सके। मतलब ये कि उसकी जो रेवेन्यू की अमाउंट हो वो नोन हो, वो मालूम हो, वो पता हो कि कितना रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है द बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन आर लाइकली टू फ्लो टू द इंटरप्राइज। इसका मतलब यही है कि बेनिफिट जो है वो आर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन के जो बेनिफिट्स हैं वो लाइकली टू फ्लो टू द इंटरप्राइज। जो बायर है, जो कंपनी है, जो बायर है, बेसिकली उसके बेनिफिट्स जो हैं वो उसको वो बेनिफिट उसके ड्राइव कर सके। मतलब ये कि वो बेसिकली उस ट्रांजैक्शन का उसे बेनिफिट भी हो। ठीक है, तो द कॉस्ट इनकर्ड और टू बी इनकर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन कैन बी लायबली मेजर्ड। ये हम पहले बात पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट इनकर्ड टू बी और टू बी इनकर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन कैन बी रिलायबली मेजर्ड। उसके ऊपर जो कॉस्ट आई है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि रेवेन्यू की अमाउंट रिलायबली मेजर होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पे ई पॉइंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है उसको भी रिलायबली मेजर किया जा सके। ठीक है, तो ये कंडीशंस अगर मीट करेगी कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी कोई सेल परचेज का एग्रीमेंट जिसमें जो पूरा एग्जीक्यूट होता है और उसके अंदर ये टर्म्स कंडीशन पूरी हो जाती हैं, तो हम कहेंगे कि वो सेल्स ऑफ गुड के अंदर उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये कंडीशंस ज़रूरी हैं कि जो हों। लेकिन कंडीशन ए और बी यानी सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र हो जाएँ बायर के बाद और सेलर को उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी ना रहे। तो ये दो कंडीशंस के बारे में बता रहे हैं कि कंडीशन ए एंड बी आर यूजुअली met at the time when the legal ownership passes to the buyer। ये उस वक्त पूरी होती है कि जब लीगल ओनरशिप यानी उसका जो है वो आप लीगल ओनरशिप को कह लें कि उसका जो टाइटल है, ओनरशिप का टाइटल, वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है बायर की तरफ। लेकिन वो कह रहा है कि स्टिल देयर आर 4 एग्जांपल्स इन IAS 18। IAS 18 में अभी भी जो है वो 4 एग्जांपल्स ऐसी हैं कि वेयर द सेलर रिटेन्स सिग्निफिकेंट रिस्क, कि IAS 18 के तहत 4 एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जिसमें कंडीशन ए और बी फुलफिल हो जाने के बावजूद सेलर्स फिर भी जो है वो सिग्निफिकेंट रिस्क कैरी कर रहा होता है। कुछ केसेस में वो क्या होती हैं, वो 4 हम सिचुएशन पढ़ते हैं कि जिसमें फिर भी सेलर के एंड पे कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। वो क्या है, व्हेन द सेलर हैज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस बियॉन्ड नॉर्मल वारंटी प्रोविजंस। व्हेन द सेलर हैज़ एन ऑब्लिगेशन, जब सेलर के पास जो है वो ऑब्लिगेशन हो, हैज़ एन ऑब्लिगेशन यानी उसके ऊपर जो है वो लायबिलिटी हो या एक तरीके से उसके ऊपर उसके एंड पे भी एक जिम्मेदारी हो, कंसिडरेशन हो। व्हेन द सेलर हैज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस बियॉन्ड द नॉर्मल वारंटी प्रोविजन, यानी उसने जो नॉर्मल वारंटी दी हुई है गुड्स की बायर को, उसके अलावा भी उसकी अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के ऊपर भी सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन बनती हो। मिसाल के तौर पे उसने कोई जिस तरह हम मोबाइल परचेज़ करते हैं दराज से, तो दराज से आपने अगर दराज मॉल से परचेज़ किया हो तो बेसिकली जो सेलर है, जो कंपनी है जिससे हम मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं और आप हैं बायर, ठीक है, आप जब उसे परचेज़ करेंगे तो उसकी 1 साल की तो वारंटी होगी। ठीक है, वो तो नॉर्मल वारंटी जो है वो तो है। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास ये होता है कि अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, जिस तरह चले शर्ट्स के ले लें आप, शर्ट्स एक नॉर्मल सी वो है, तो शर्ट्स में ये होता है कि चेंज ऑफ माइंड अलाउड होता है। मतलब ये कि उससे अगर बायर ने पहना शर्ट को और उसे पसंद नहीं आया तो वो उसे वापस कर देगा। ठीक है, वो उसको वापस कर सकता है। तो बियॉन्ड द नॉर्मल वारंटी प्रोविजन से मतलब यह है कि नॉर्मल वारंटी जो दी जाती है किसी प्रोडक्ट के साथ, उसके अलावा भी अगर बायर सेटिस्फाई नहीं है तो वारंटी के अलावा भी वो सेटिस्फाई न होने पर बायर चीज़ों को रिटर्न कर सकता है और अपने पैसे वापस ले सकता है। तो इस केस के अंदर जो भी 7 दिन या 15 दिन जो भी एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम तक वो कंपनी के एंड पे वो ऑब्लिगेशन रहती है। अभी जब वो पीरियड मुकम्मल हो जाता है फिर ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है, फिर नॉर्मल वारंटी वाला हिसाब किताब शुरू हो जाता है। सिर्फ वो रहता है नॉर्मल वारंटी वाला हिसाब किताब। ठीक है, तो
इस केस के अंदर क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो भी वो चीज़ को वापस कर सकता है, ठीक है। तो सेलर के एंड के ऊपर रिस्क मौजूद है। व्हेन द रिसीट ऑफ द कैश फॉर द सेल इज कॉन्टीजेंट अपॉन द बायर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन एंड रिसीविंग कैश। मिसाल के तौर पे अब होल सेलर है, वो आगे रिटेलर को देता है चीज़ें। अच्छा, अब मिसाल के तौर के ऊपर होल सेलर ने कहा कि अमूमन पाकिस्तान में ऐसा होता है, ठीक है, कि जो होल सेलर्स हैं आप उनसे माल परचेज करें और माल परचेज करने के बाद उनसे ये कहें कि मैं तुम्हें उस वक्त पैसा दूंगा कि जब मेरे पास चीज़ बिक जाएगी और पैसे आ जाएंगे मेरे पास। व्हेन द रिसीट ऑफ कैश फॉर द सेल इज कॉन्टीजेंट, यानी उसको वो डिपेंडेंट हो, इन्हिसार कर रही हो अपॉन द बायर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रिसीविंग कैश, कि जब बायर जो है वो गुड्स को सेल करेगा और कैश रिसीव कर लेगा। यहाँ पे बायर से मुराद रिटेलर है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे किसी कंपनी ने से किसी ने माल परचेज किया और कहा कि मैं ये माल जब सेल हो जाएगा तो जब मेरे पास पैसे आएंगे फिर मैं आपको पैसे दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि होल सेलर के पास वो चीज़ उस वक्त उसके पैसे आएंगे कि जब आगे जो उस बायर है यानी जो रिटेलर है वो चीज़ों को सेल कर देगा और उसके पास पैसे आ जाएंगे। और बाज़ जो होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ये भी कह देते हैं कि अगर आपके पास चीज़ सेल ना हो तो आप हमें वापस दे दें, चीज़ सेल हो जाए तो पैसे दे दें। तो जाहिर बात है इस केस के अंदर अगर चीज़ सेल नहीं होती तो फिर वो चीज़ें वापस आ जाएंगी होल सेलर के पास। तो इस सिचुएशन के अंदर फिर क्या होता है, जब तक वो चीज़ें सेल नहीं होती उस वक्त तक सेलर के एंड पे यानी होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे रिस्क रहता है, ठीक है। तो व्हेन द गुड्स आर टू बी इंस्टॉल्ड एट द बायर साइड एंड दिस हैज़ नॉट येट बीन कम्प्लीटेड। हाँ, मिसाल के तौर पे अब एक मैंने आपको इसके पहले भी मिसाल दी थी, जनरेटर है। जनरेटर जो है वो सैमसंग कंपनी से या किसी भी कंपनी से परचेज़ किया, ठीक है, चले सीमेंस कंपनी से परचेज़ किया। सीमेंस वालों ने ये कहा कि आप हमसे जनरेटर परचेज़ कर लें अब वो, और हमारा जो है वो जो टेक्निकल स्टाफ है वो आके इसको इंस्टॉल करके रेडी करके जाएगा। अब जो चीज़ें सेल हो गई, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफ़र भी हो गए, अब वो कंपनी के पास वहाँ पे आ भी गया जनरेटर, लेकिन वो उस वक्त तक कंपनी उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी, जो सेलर है उस वक्त तक उस सेल को रिकॉर्ड अभी तक नहीं करेगा, उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक वो बायर की साइड के ऊपर जाके वो उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल ना कर दिया जाए और वो चला के ना दिखा दिया जाए। मिसाल के तौर पे जनरेटर लिया था, वो आया बायर के पास और आके जब उसे इंस्टॉल किया, चलाया तो चला ही नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट निकल आया। तो जाहिर बात है वो फिर ये तो नहीं होगा कि भाई अब चूंकि सेलर ने बेच दी थी चीज़ और चली गई थी और बायर ने भी ख़रीद ली थी और अपने जो है वो प्रीमिसेस में ले आया था, तो लिहाजा अब ये सेल रिकॉर्ड की जाएगी और अब ये वापस नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होता। तो लिहाजा जब तक वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हो जाता और वो चल नहीं जाता उस वक्त तक उसको सेलर के एंड पे वो लायबिलिटी यानी एक तरह से ऑब्लिगेशन रहती है, ठीक है। और आखिरी है व्हेन द बायर हैज द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, और जब तक बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट रहता है। मिसाल के तौर पे बायर कहता है कि जब तक मेरे पास सेलर की चीज़ें घर में पहुंच नहीं जाएंगी और पहुंचने के बाद ये चलें ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच नहीं जाएंगी और पहुंचने के बाद वो उन चीज़ों को चेक नहीं कर लिया जाएगा और चेक करने के बाद उसको टेस्ट नहीं कर लिया जाएगा, उस वक्त तक बायर के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो जाहिर बात है अगर मिसाल के तौर पे सेलर ने चीज़ें भेजी, कोई मिसाल के तौर पे हार्ड ड्राइव्स थी, ठीक है, हार्ड डिस्क थी या कोई USB फ्लैश थी, तो ये मेमोरी कार्ड थे, तो जब वो भेजे तो उसके बाद उन आइटम्स को पहले चेक किया गया कि तादाद में पूरे हैं, स्पेसिफिकेशन वही है, 8 GB के कार्ड हैं या 1 TB के हार्ड डिस्क हैं। उसके बाद उनको चला के चेक किया गया कि ये सही चलते हैं या नहीं चलते, हार्ड डिस्क की हेल्थ सही है या नहीं है, कोई वायरस या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर, बैड सेक्टर तो नहीं है। तो जब वो प्रॉपर्ली चेक कर लिया उसके बाद जो है फिर वो सेलर के एंड पे रिस्क ख़त्म होता है। वरना अदरवाइज़ उसके पास अगर बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट मौजूद है तो इसको तो उस वक्त तक सेलर के एंड पे ऑब्लिगेशन रहती है, ठीक है। तो जब तक बायर मुतमईन नहीं हो जाएगा, चीज़ों को चेक नहीं कर लेगा, उस वक्त तक सेलर जो है वो उसके एंड के ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगी। तो ये कुछ कंडीशन उन्होंने बताई थी। तो रेवेन्यूज़ एंड एसोसिएटेड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज साइमल्टेनियसली इन अकॉर्डेंस विद द मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट आपने एक दिन पढ़ा होगा, मैंने बताया था गैप्स जो हैं वो इस कोर्स का प्रीरेक्विजिट हैं। गैप्स के अंदर एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि जिस रेवेन्यू जिस पीरियड का है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए एंड इट शुड बी मैच्ड विद द कॉस्ट। मिसाल के तौर पे जितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, जितना रेवेन्यू अर्न हो रहा है, उस लिहाज से उसके साथ कॉस्ट भी उसकी रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे कि आपको याद होगा कि हम ये देखते थे कि एसेट जो है वो उसका पैटर्न ऑफ यूज़ किया है डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त, वो जिस लिहाज से यूज़ हो रहा है और जिस लिहाज से वो इनकम जनरेट कर रहा है
उस लिहाज से उतनी ही उसकी कॉस्ट जो है वो चार्ज की जाती है इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन का जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम यही सोच के करते हैं कि जिस तरह जिस पैटर्न पे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उस लिहाज से उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज होने चाहिए। अगर शुरू के सालों के अंदर वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहा है तो हम इसका मतलब एसिड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तभी तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहा है, यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है मिसाल के तौर पे, तो उसकी हम डेप्रिसिएशन शुरू के सालों में ज़्यादा करते हैं। एंड इन द लास्ट ईयर द लो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज। ठीक है, अकॉर्डिंगली तो वो ये कह रहा है कि जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए कॉस्ट के साथ मैच किया जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, बस वो इतनी बात बता रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सेल्स ऑफ गुड। अब अगला है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जी अगला है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इसको हम देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ अ सर्विस इज लाइकली टू बी स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोविजन ऑफ अ सर्विस इज लाइकली टू बी स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अमूमन ये किया जाता है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं उसको पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, मिसाल के तौर पे कंसल्टेंसी सर्विस है या कोई कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं, या मिसाल के तौर पे कोई अकाउंटेंसी सर्विस है या ऑडिट की सर्विसेज हैं, तो अगर वो 4 माह 5 माह 6 माह के लिए या साल 2 साल के लिए सर्विसेज हैं तो उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है सर्विसेज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि भी पूरे साल के अंदर सर्विसेज जो है वो दी गई हैं, ये पूरे 6 माह जो है वो इक्वली सर्विसेज दी गई हैं। अच्छा, IAS 18 स्टेट्स दैट द रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज मे बी रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। IAS 18 ये कहता है कि सर्विसेज के केस के अंदर उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन, यानी कितना परसेंट जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है, ये सर्विसेज दी जा चुकी हैं। ये स्टेजेस अगर मिसाल के तौर पे सर्विसेज दी जानी थी 5 स्टेजेस के अंदर, ठीक है, तो उसकी जो कितनी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, और द फर्स्ट ट्रांजेक्शन एट द स्टेटमेंट एट द बैलेंस शीट डेट, यानी 31 दिसंबर को देखा जाएगा कि जो सर्विसेज कंपनी दे रही थी या ले रही थी, तो उस केस के अंदर चूँकि ये रेवेन्यू है तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो सर्विसेज कंपनी दे रही है उसका कितने परसेंट काम सर्विसेज दी जा चुकी हैं, या कितने परसेंट जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो चुकी है। अगर मिसाल के तौर पे 10 स्टेजेस के अंदर सर्विसेज देनी थी या 10 पार्ट्स के अंदर या 10 लेवल्स के अंदर, तो कितने लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस लिहाज से जो है वो उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एज विद द सेल ऑफ गुड्स कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। वो कह रहे हैं कि जैसे सेल्स ऑफ गुड में हमने पढ़ा था इसी तरह इसकी भी सर्विसेज के केस के अंदर ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू कैन बी रिलायबली मेजर्ड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर्विसेज का रेवेन्यू रिलायबली मेजर हो सके, उसको आप मेजर कर सकें कि कितना रेवेन्यू जो है वो बनता है जिसको रिकॉर्ड करना है, उसकी एक अमाउंट मेजर होनी चाहिए। द बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रांजेक्शन आर लाइकली टू फ्लो टू द एंटरप्राइज। जो ट्रांजेक्शन के बेनिफिट्स हैं वो ये हम बात हमने पहले भी पढ़ी है कि वो इंटरप्राइज को फ्लो हो रहे हों, यानी जो बायर है सर्विसेज का उस तक जो है वो उस ट्रांजेक्शन के बेनिफिट जा रहे हों, और जो सेलर है उसके बेनिफिट्स उसके पास आ रहे हों। वो कैसे कि उसके पास उसके पैसे वगैरह उसके आ रहे हों, उसके जो आप ये कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो भी जो सेलर है सर्विसेज का उसके पास आ रहे हों। ठीक है, तो सी है द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क कैन बी रिलायबली मेजर्ड, ये भी रिलायबली मेजर हो सके कि कितने परसेंट काम मुकम्मल हो चुका है या कितनी स्टेजेस सर्विस की कंप्लीट हो चुकी हैं। द कॉस्ट इनकर्ड और टू बी इनकर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन कैन बी रिलायबली मेजर्ड, इसी तरह जो सर्विस की कॉस्ट है उसको भी रिलायबली मेजर हो सके, यानी मिसाल के तौर पे सर्विसेज रेंडर करने में जो कॉस्ट इनकर हो रही है तो उस कॉस्ट को भी मेजर रिलायबली किया जा सके, और ऊपर हमने पढ़ा था कि उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू कंपनी वसूल कर रही है उस रेवेन्यू को भी रिलायबली मेजर किया जा सके। अब जो है ये हम पढ़े हैं ना, व्हेन अ पार्शियली अगला पैराग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। इसको आपने ना जरा अच्छी तरीके से समझना होगा। देखें, व्हेन अ पार्शियली कंप्लीटेड सर्विसेज इन इट्स अर्ली स्टेजेस, अगर मिसाल के तौर पे हाफ सर्विसेज जो अगर आधी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर मिसाल के तौर पे सर्विसेज
कुछ प्रोवाइड की गई हैं और मुकम्मल प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन अभी वो अर्ली स्टेज में ही हैं। और द आउटकम ऑफ द ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड, और जो ट्रांजेक्शन की आउटकम है वो भी रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे सर्विसेज दी जा रही हैं, अभी सर्विसेज देना शुरू ही की थी, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विस है, अभी वो आगाज़ ही हुआ था उसका, तो लिहाजा आगाज़ में अभी उसका जो है वो आउटकम मेजर नहीं की जा सकती। आउटकम से मुराद क्या है, यहाँ पर रेवेन्यू नहीं है आउटकम से मुराद। आउटकम से मुराद ये है कि ये सक्सेसफुल होगा भी सही या नहीं, ये सर्विसेज जो दी जा रही हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो भी सकती हैं, कंप्लीट होंगी भी सही या नहीं होंगी, ये ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करने की सक्सेसफुली कंप्लीट होगी भी या नहीं होगी, ये है आउटकम, ठीक है। तो इस केस के अंदर रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट इनकर टू डेट। ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब अभी सर्विसेज इब्तदाई मराहिल में हो, अभी देना शुरू ही की जाए, और उसकी आउटकम जो है वो ट्रांजैक्शन की वो भी मेजर न की जा सके कि सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट या सर्विसेज कम्प्लीटली तौर पर दी जा सकेंगी और मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट या नहीं होगा। तो ऐसे केस के अंदर क्या किया जाए कि जितनी फिर कॉस्ट इनकर की हो चुकी है उतनी ही अमाउंट के बराबर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया जाए, ये सोचते हुए इस अजम्पशन के तहत कि कम से कम इतना रेवेन्यू तो रिकवर हो ही जाएगा जितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर 2 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और अभी मिसाल के तौर के ऊपर नवंबर में शुरू हुआ था, ठीक है, तो दिसंबर को 31 दिसंबर को डेट हो गई, बैलेंस शीट डेट आ गई, ठीक है, क्लोजिंग डेट है, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने का रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, और अभी सर्विसेज अभी अर्ली स्टेज में है, सिर्फ 2 महीने हुए हैं और आउटकम भी नहीं पता कि 2 महीने में ये अभी मुकम्मल हो भी सकेगा प्रोजेक्ट या नहीं होगा। तो 2 महीने के अंदर उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जितनी कॉस्ट इनकर की जा चुकी है जो कंपनी सर्विसेज दे रही है उसकी तरफ से, उतनी ही अमाउंट के बराबर वो उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगी 31 दिसंबर को, ठीक है। एंड देन ओनली इफ इट इज प्रोबेबल दैट द एंटरप्राइज विल रिकवर द रेवेन्यू एट लीस्ट एज मच एज द कॉस्ट, और ये सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जब कंपनी को इस बात का यकीन हो कि जितना रेवेन्यू जितनी उसने कॉस्ट इनकर की है या की जा चुकी है 2 महीनों में, नवंबर दिसंबर में, उतनी अमाउंट के बराबर वो रेवेन्यू भी रिकवर कर लेगी। इस बात का जब उसे कन्फर्मेशन हो, जब उसे एश्योरिटी हो, तभी वो उतनी कॉस्ट के बराबर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी कंपनी, ठीक है। इफ इट इज प्रोवाइडेड दैट द कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकवर्ड, अगर ये हो कि भाई कॉस्ट जो है वो उतनी वो रिकवर ही नहीं हो सकेगी या कॉस्ट के बराबर रेवेन्यू मिल ही नहीं सकेगा, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर कंपनी देखती है कि भाई अभी 2 महीने के अंदर जो कॉस्ट इनकर हुई है वो रिकवर नहीं हो सकेगी क्योंकि वो अभी उसके एंड पे थी नहीं, उसमें मुआहदे में लिखा हुआ था कि इब्तदाई तौर के ऊपर जो कॉस्ट इनकर होगी वो अभी बायर देगा ही नहीं, वो जो सेलर है, सेलर से मुराद ये है कि सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला, वो अपने ही एंड पे अभी वो खर्चा करेगा। तो कंपनी को पता है कि ये तो अगर मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट अभी यहीं पे कैंसिल हो गया या आगे ना बढ़ सका तो उसको लॉस हो जाएगा सर्विस रेंडिंग कंपनी को, तो उतनी कॉस्ट की अमाउंट के बराबर रेवेन्यू पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि कंपनी को पता है वो रिकवर तो होना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये इंटरेस्ट, रॉयल्टीज और डिविडेंड्स क्या हैं, ठीक है। तीसरी किस्म थी ना इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स की, तो हम देखते हैं। वो ये कह रहा है कि पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट हो चाहे रॉयल्टी हो चाहे डिविडेंड हो, उनकी अमाउंट जो है वो रिलायबली मेजर हो सके। एक बात तो ये ध्यान रखनी होगी कि हमें इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड के केस में अमाउंट कैन बी रिलायबली मेजर्ड एंड द रिसीव्ड ऑफ द इनकम इज रीजनेबली एश्योर्ड, और इनकम की जो वसूली है वो तकरीबन यकीनी हो, कन्फर्म हो कि बाकी में इनकम मिल भी जाएगी, इंटरेस्ट है या डिविडेंड है या रॉयल्टी है उसकी इनकम मिल भी जाएगी, तो इन आइटम्स को ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें आपकी किताब में, आपके पास जो कॉपी है वो नहीं, उसमें नहीं लिखी होंगी, ये आप अपनी तरफ से खुद लिख लीजिएगा। ये नोट्स मैंने कुछ वक्त के साथ साथ देखता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ, तो लिहाजा ये मैंने लिखे हैं, तो आप उसको वो कर लीजिएगा। इसको जो है वो इस मटेरियल को जो रेड और ब्लू में लिखा हुआ है उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। ये फॉक्सेट रीडर में यूज़ करता हूँ, फॉक्सेट रीडर में जो है वो आप लिख सकते हैं, फॉक्सेट रीडर कहलाता है, उसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन अ टाइम प्रोपोर्शन बेसिस टेकिंग अमाउंट ऑफ द यील्ड ऑन द इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे एक फ़र्द है कि जो मिसाल के तौर पर चले कंपनी है, उस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के जो बॉन्ड्स परचेज़ की है, या आप यूँ समझ लें कि यूँ कह लें कि चलें गवर्नमेंट के सेविंग सर्टिफिकेट्स
परचेज़ की है वो की है अक्टूबर को, ठीक है, 2 साल के लिए, और 31 दिसंबर को उसका क्लोजिंग डेट होती है। तो जब 31 दिसंबर आएगी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का जो है वो टाइम प्रोपोर्शन बेसिस के ऊपर 3 महीने का जो इंटरेस्ट बनता होगा वो कंपनी अपने पास ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एन अक्रूवल बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट एग्रीमेंट। ये आपने अक्रूवल्स और डेफरल्स पढ़े होंगे पहले, ये भी एक प्री रिक्विजिट नॉलेज है जो आपके पास होना चाहिए इसके लिए। तो रॉयल्टीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है अक्रूवल बेसिस पर। अक्रूवल बेसिस का मतलब यही है कि आप इसको भी टाइम प्रोपोर्शन बेसिस कह सकते हैं एक तरीके से। मिसाल के तौर पर अगर रॉयल्टीज़ देखा जाएगा कि कब परचेज की गई थी और क्लोजिंग डेट के ऊपर, यानी 31 दिसंबर को कितना अरसा हो चुका है, तो जितने महीने गुजर चुके होंगे, तो अगर कंपनी ने एनुअल रॉयल्टी पे की है तो 31 दिसंबर तक देखा जाएगा कितने महीने हो चुके हैं, उतने महीनों के लिहाज से टोटल अमाउंट को 12 पे डिवाइड करके उतने महीनों से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी ने मिसाल के तौर पे रॉयल्टी परचेज़ की है $12,000 की, ठीक है, पे की है रॉयल्टी की मद में, ठीक है। तो नहीं सॉरी, यहाँ पे हम ये रॉयल्टी जो है वो तो रेवेन्यू है ना, तो आप यूँ समझ लें कि अगर कंपनी को रेवेन्यू रिसीव होना है $12,000 रॉयल्टी की मद में, और वो एग्रीमेंट हुआ था जो रॉयल्टीज़ सेल जो की थी उसने रॉयल्टी राइट्स वो सेल किए थे 1 अक्टूबर को, तो 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 महीने का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगी कंपनी रॉयल्टी की मद में। कितने बनते हैं वो, $3,000, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द शेयर होल्डर्स राइट टू रिसीव पेमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश। डिविडेंड उस वक्त रिकॉग्नाइज किए जाएंगे जब राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाएगा, बेशक पैसे ना मिले हों। मिसाल के तौर पे कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम इतना डिविडेंड दे रहे हैं, तो अब राइट टू रिसीव हो गया शेयर होल्डर्स का, वो उसको जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनीज़ के भी शेयर्स होते हैं। ये कंपनीज जो हैं वो अपने भी शेयर्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, लोगों के पास होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के पास एक दूसरी कंपनीज के भी शेयर्स होते हैं, उन्हें परचेज किए हुए होते हैं, उनके डिविडेंड्स भी वो एज ए इनकम रिकॉर्ड कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्क्लोजर से क्या मुराद है, क्या डिस्क्लोजर देना होगा रेवेन्यू के केस में। द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन इंक्लूडिंग द मेथड यूज टू डिटरमिन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की जो पॉलिसी है वो कंपनी को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के अंदर कि वो क्या यूज़ एनुअल रिपोर्ट में कि वो क्या यूज़ कर रही है, इंक्लूडिंग द मेथड यूज टू डिटरमिन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन। जो सर्विस ट्रांजैक्शन के केस में जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमने पढ़ा था कि जितने % काम कंप्लीट हो चुका है, ये जितनी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं काम की, तो उस हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्या मेथड यूज़ कर रही है कंपनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन मालूम करने के लिए। नंबर 2, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईच ऑफ द 5 कैटेगरीज अबव। जो ऊपर हमने जितनी भी कैटेगरीज पढ़ी हैं, 5 कैटेगरीज, 3 जो रेड कलर से लिखी हैं और 2 ऊपर, तो उसमें बताना होगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हर कैटेगरी में अलग अलग कि कितना हर कैटेगरी से अलग अलग उसने रेवेन्यू रिसीव किया है। और तीसरा क्या है, द अमाउंट इफ मटेरियल इन ईच कैटेगरी अराइजिंग फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वो अमाउंट भी देनी पड़ेगी डिस्क्लोजर के अंदर कंपनी को, अगर वो मटेरियल है इन ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी में, अराइजिंग फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर गुड्स या सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज हुई हों। ये इतना एक रेयर केस है, इतना यूजुअल नहीं होता। तो पहले डिस्क्लोजर के पहले 2 बुलेट जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने इसको समझ लिया है तो इट्स सफिशेंट। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो हमारा यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो है वो फिर आपने जितना भी अब तक देखा है, ये जो पढ़ा है, आप उसको रिवाइज़ करें, पढ़ें, जो आपको समझ नहीं आता वो आप पूछें, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अगले वीक जो भी है नेक्स्ट ऑनलाइन हमारा सेशन होगा, तो उसमें हम आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो IAS 18 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे आके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब कोशिश करूँगा मैं आपको कि इसका एक वीडियो जो है वो इसके क्वेश्चंस के ऊपर भी हम निकाल लें, जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी है वो डिस्कस किए हुए हों। तो अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।